Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Asad Raja, Mathematics Instructor, Tutoria.pk. Grade 10 Mathematics, Chapter number 11. Chords and Arcs. इस चैप्टर के अंदर 4 थ्योरम्स हैं जिनको हमने इस वीडियो में शॉर्ट वे में डिस्कस करना है। बट उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो थ्योरम्स में यूज होते हैं, उनको हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे। ये जैसे एक ओवरव्यू है पूरे चैप्टर का। कॉर्ड एंड आर्क, जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये किसी सर्कल का एक हिस्सा है और जो ग्रीन लाइन में जो आपको एक लाइन सेगमेंट दिखाई दे रहा है वो कॉर्ड है, और जो रेड कलर में है ये आर्क है। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कमफेरेंस जो होता है सर्कल का, वो बेसिकली सर्कल का ही जो असल हिस्सा है वही उसी को सर्कमफेरेंस कहते हैं। यानी कि जो पाथ है सर्कल का, जो लोकस है, जो उसकी लंबाई है, जो सर्कल की लेंथ है, वही उसका सर्कमफेरेंस है। बाउंड्री, द बाउंड्री ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट इन अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। यानी कि सर्कल की जो बाउंड्री है वही उसका सर्कमफेरेंस है। डायग्राम को देखते हैं, ये देखें कि सर्कल है, इसके अंदर देखें ये जो बाउंड्री है, जो गोल बाउंड्री, इसको कहते हैं सर्कमफेरेंस। दरमियान में जो कॉर्ड पास हो रहा है सेंटर से, वो डायमीटर कहलाता है, और डायमीटर का जो हाफ है उसे कहते हैं रेडियस। इस डायग्राम में थोड़ी सी चीज वाजे की गई है विद द हेल्प ऑफ एरोज। सर्कमफेरेंस, डायमीटर एंड रेडियस। सर्कमफेरेंस को C से डिनोट किया गया है, डायमीटर को D से, और जो रेडियस है स्मॉल r से। अब जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आर्क का, हम उसको डिस्कस करेंगे। सर्कमफेरेंस का कोई भी छोटा सा एक पार्ट या बड़ा पार्ट, यानी कि कोई एक पार्ट सर्कमफेरेंस का, सर्कल का कोई हिस्सा, कोई टुकड़ा, वो कहलाता है आर्क। डायग्राम देखते हैं। एनी पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस और सर्कल इज नोन एज एन आर्क ऑफ द सर्कल। जैसे यहां देखें, डायग्राम में देखें, सर्कल को, सर्कल के ऊपर देखें तो ब्लू कलर में जो उसका पार्ट, सर्कल का हिस्सा शो किया गया है वो है माइनर आर्क, और हर माइनर आर्क के मुकाबले में उधर मेजर आर्क होती है, और हर मेजर आर्क के कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर आर्क होती है। सर्कल के ऊपर कोई से 2 पॉइंट्स लें तो उन 2 पॉइंट को जो सर्कमफेरेंस के ऊपर जब घूमते हुए जाएंगे, कोई ज्वाइन करेंगे, तो वो कहलाएगी आर्क। सर्कल का कोई हिस्सा, सर्कल का कोई पोर्शन, सर्कल का कोई पीस आर्क कहलाएगा। माइनर और मेजर आर्क होती है, हर माइनर आर्क के कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर आर्क होगी और हर मेजर आर्क के कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर आर्क होगी, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये देखें, एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट C है। ये जो AC है ये भी एक आर्क है, AB भी एक आर्क है, BC भी एक आर्क हो गई, और घूम के आएंगे ACB के मूव करेंगे, अगर ACB की तरफ मूव करेंगे या BCA कहेंगे तो वो भी एक है आर्क होगी। ये देखें, एक और डायग्राम है, इसमें डॉटेड जो ग्रीन कलर के डॉट्स लगाए गए हैं वो सर्कल है बेसिकली, और ब्लैक कलर को जो मार्क किया गया है, हाईलाइट किया गया है ब्लैक कलर से, वो आर्क है, सर्कल का कोई हिस्सा। अब हम डिस्कस करेंगे कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। आर्क के बारे में हमने ये स्टडी किया कि सर्कमफेरेंस के ऊपर ही कोई से 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, सर्कमफेरेंस के ऊपर, बाउंड्री के ऊपर, सर्कल के ऊपर, आर्क तो वो हो गई। बट कॉर्ड जो होगा वही होगा कि सर्कमफेरेंस के ऊपर कोई से 2 पॉइंट को अगर हम किसी लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करें तो वो कहलाता है कॉर्ड। डायग्राम देखते हैं, पहले जरा डेफिनेशन देखते हैं इसकी। द स्ट्रेट लाइन joining any 2 points of the circumference is called a chord of the circle। बेसिकली यहां पर स्ट्रेट लाइन से मीनिंग ये हुआ कि लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट्स सर्कमफेरेंस के ऊपर आ जाएं तो वो कहलाएगा कॉर्ड। जैसे ये देखेंगे, डायग्राम है, ये सर्कल है, इसका सेंटर एक पॉइंट है, और कोई से 2 पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया तो जो लाइन सेगमेंट हासिल हुआ वो कॉर्ड है। ये डायग्राम में कॉर्ड वाजे है। पर अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब हमने 2 चीजें पहले स्टडी की, एक तो हमने स्टडी की आर्क, फिर हमने स्टडी किया कॉर्ड। अब अगर कोई आर्क है और कॉर्ड है
तो उसका जो दरमियान वाला जो हिस्सा होगा, जो एरिया होगा, जो रीजन होगा, वो कहलाएगा सेगमेंट। डायग्राम देखते हैं। द पोर्शन ऑफ ए सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड इज नोन एज सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है। सर्कल है हमारे पास, उसके ऊपर कोई एक आर्क है, उसी कॉर्ड के मुताबिक हमने एक कॉर्ड ड्रा किया, और आर्क और कॉर्ड के दरमियान में जो भी होगा, रीजन होगा, जो पोर्शन होगा, वो कहलाएगा सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये देखें, ये सर्कल है, सेंटर ओ है, एक पॉइंट पी क्यू है, पी क्यू आर्क भी है और पी क्यू कॉर्ड भी है। पी क्यू आर्क जो है वो आपके सामने है, और पी क्यू जो लाइन सेगमेंट है वो कॉर्ड है, और दरमियान में जो हिस्सा शेडेड है ग्रे कलर में, लाइट ग्रे कलर में, वो कहलाएगा सेगमेंट ऑफ द सर्कल। हमने ये बात सीखी कि आर्क है पी क्यू, लाइन सेगमेंट है यानी कॉर्ड है पी क्यू। आर्क और कॉर्ड के दरमियान में जो पोर्शन है, जो एरिया है, जो रीजन है, वो है हमारे पास सेगमेंट। फिर नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है सेक्टर ऑफ द सर्कल, कि सर्कल का सेक्टर क्या होता है। ये इसकी डेफिनेशन है। द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल and its two corresponding radial segments is called a sector of the circle। आर्क होगी और उस आर्क के मुताबिक हम दो रेडियल सेगमेंट्स को ड्रा करेंगे। अब जो रीजन, जो पोर्शन, जो एरिया उसके दरमियान में आएगा, उस आर्क और दो रेडियल सेगमेंट्स के दरमियान में जो पोर्शन होगा, जो हिस्सा होगा, जो पार्ट होगा, वो कहलाएगा हमारे पास सेक्टर ऑफ द सर्कल। डायग्राम देखते हैं। ये देखें, ये सर्कल है हमारे पास, इसके अंदर देखें येलो कलर में जो हिस्सा हाईलाइट किया गया है, जो पोर्शन दिखाया गया है, ये हमारे पास सेक्टर ऑफ द सर्कल है। ये बिल्कुल सिंपल बात है। एक और डायग्राम देख लेते हैं। सी है इसका सर्कमफेरेंस, सी फॉर सर्कल, आर इसका रेडियस है। अब देख लें कि दो रेडियल सेगमेंट हैं, एक जो है ऑन दी लेफ्ट साइड है, दूसरा रेडियल सेगमेंट ऑन दी राइट साइड है। दोनों की लेंथ आर है, दोनों इक्वल हैं, और जो पोर्शन हाईलाइट किया गया है, इधर से देखें, दोनों पॉइंट्स में आर्क है और वहां पर दोनों रेडियल सेगमेंट हैं, और जो पोर्शन दिखाया गया है ये सेक्टर है, सेक्टर ऑफ द सर्कल। अब एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट है, जो हमने माइंड में रखनी है। पहले इसको डिक्टेट करेंगे, पढ़ेंगे इसको, उसके बाद इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। स्टेटमेंट इस तरह से है, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्टिंग अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड एंड कन्वर्सली परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑन ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। पिछले चैप्टर में हमने ये थ्योरम स्टडी किया था। उस थ्योरम में बेसिकली उसका कन्वर्स भी हमने डिस्कस किया था, तो उन दोनों थ्योरम्स को कंबाइन कर दिया गया है एक स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट का जो कोर मीनिंग है वो इस तरह से है, हमारे पास एक सर्कल है, उसका एक सेंटर है और एक कॉर्ड है। जब सेंटर से हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर कॉर्ड की तरफ, तो वो कॉर्ड की बाइसेक्शन करेगा। ये तो हो गया, एक बात होगी। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि कोई भी लाइन जो सेंटर से पास करेगी, अगर वो सर्कल के कॉर्ड की बाइसेक्शन करती है तो वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी होगी। अगर बाइसेक्टर है तो परपेंडिकुलर होगा, अगर परपेंडिकुलर है बाइसेक्टर भी होगा। ये दोनों बातें आपस में इंटरकनेक्टेड है। इफ अ लाइन पासिंग थ्रू फ्रॉम सेंटर इज परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड, then that line will be a bisector, and if a bisector passing through a center and is bisecting of a chord, then that line will be perpendicular to the chord of that circle। यानी कि perpendicular bisector, bisector perpendicular। ये बात हमने माइंड में रखनी है। डायग्राम को देखते हैं। देखें, हमारे पास सर्कल है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और एक कॉर्ड है। ये जो दो इक्वल के निशान लगाए गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन जो पास हो रही है सेंटर से, उसने कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और 90 डिग्री का जो सिंबल है वो वहां पर बिल्कुल वाजे है। जो सेकंड वाला डायग्राम है, इसमें देखें एक्स वाई कॉर्ड है, ए भी एक लाइन है, सेंटर ओ है,
ए बी जो है वो सेंटर ओ से पास कर रही है, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्स वाई का और ए बी का वो कैपिटल एम है। ए बी जो है परपेंडिकुलर है एक्स वाई के ऊपर, एक्स वाई जो है परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, और ए बी बाइसेक्टर भी है एक्स वाई का। यानी सादा अल्फाज में ए बी इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो अल्टरनेटिव नेम होता है वो होता है राइट बाइसेक्टर। थ्योरम 1, इफ टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट। वो कह रहा है कि अगर दो आर्क्स किसी भी एक सर्कल के अंदर या कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, उनकी दो आर्क्स हो जाएं, अगर दोनों आर्क्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी तो जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स होंगे वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। आर कॉन्ग्रुएंट है तो कॉर्ड भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। डायग्राम को देखते हैं। अच्छा, इसमें दोनों केसेस को कंबाइन कर दिया गया। अगर एक सर्कल है उसके अंदर दो आर्क्स हैं तो दो कॉर्ड्स भी होंगे। अगर दोनों आर्क्स इक्वल हैं दोनों कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। अगर दो सर्कल्स हैं और दोनों जो सर्कल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट भी हैं, और अगर दो आर्क्स उनकी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड्स होंगे वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक सर्कल वाला भी केस और दो सर्कल वाला भी केस जो है वो कंबाइन कर दिया गया है इसी थ्योरम में। ये देखें, ये दो सर्कल्स हैं हमारे पास और एक आर्क है। देखें, पहला जो सर्कल है इसका नाम है बी, सर्कल बी, इसका सेंटर है ओ, इसकी आर्क है ए डी सी। दूसरा सर्कल है बी डैश, इसका सेंटर है ओ डैश, इसकी आर्क है ए डैश डी डैश सी डैश। जो पहले वाला सर्कल है, जो सर्कल बी है जिसका सेंटर ओ है, इसका जो कॉर्ड है वो ए सी है, इसका जो कॉर्ड है ए डैश सी डैश है। अगर दोनों की आर्क्स, यानी कि इसकी आर्क है ए सी आर्क जो है, यानी ए डी सी जो आर्क है, और इसकी आर्क है ए डैश डी डैश सी डैश, अगर ये दोनों आर्क्स आपस में इक्वल हैं लेंथ के लिहाज से, यानी कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं यानी कि ए सी और ए डैश सी डैश, इन दोनों की भी लेंथ सेम होगी। ये हमने इस थ्योरम में सीखा। थ्योरम 2, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स माइनर, मेजर और सेमी सर्कुलर आर कॉन्ग्रुएंट। दूसरे अल्फाज में, इन इक्वल सर्कल्स और इन द सेम सर्कल इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल देन दे कट ऑफ इक्वल आर्क्स। ये थ्योरम पिछले थ्योरम का कन्वर्स है। वहां पर यह था कि दो आर्क्स इक्वल थी तो दो कॉर्ड्स भी इक्वल थे। यहां उसका उलट है, दो कॉर्ड्स अब इक्वल हैं तो दोनों जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। डायग्राम देख, ये देखें, हमारे पास एक सर्कल है जिसका नाम है बी सर्कल, उसका सेंटर है ओ, उसका कॉर्ड है ए सी। इधर बी डैश सर्कल है, उसका सेंटर है ओ डैश और जो कॉर्ड है ए डैश सी डैश। अच्छा, जो सर्कल बी है उसकी जो आर्क है वो ए डी सी है, माइनर आर्क, और ए जो है ए सी अगर घूम के आए, उधर से घूम के आए, यानी ए बी सी कर दें या ए सी कह दें तो वो मेजर आर्क होगी। इस तरह से यहां पर भी कह सकते हैं। तो अब इस थ्योरम में हमने ये सीखा कि अगर ए सी की लेंथ इक्वल है लेंथ ऑफ ए डैश सी डैश, यानी कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो ए डी सी जो आर्क है उसकी लेंथ और ए डैश डी डैश सी डैश की जो आर्क है उसकी लेंथ दोनों आपस में इक्वल होंगी। कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं तो आर्क्स की लेंथ भी इक्वल होगी। ये इस थ्योरम में हमने अंडरस्टैंड किया। थ्योरम नंबर 3, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर और एट द कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर। अगर एक सर्कल की बात की जाए फिर तो ठीक है, अगर उसके दो आर्क्स हैं, हर आर्क का एक सेंट्रल एंगल भी होता है अगर उसको ज्वाइन किया जाए रेडियल सेगमेंट्स के साथ। इस तरह हमने सेक्टर में डिफाइन किया था कि सेक्टर क्या होता है। और अगर दो सर्कल्स हैं हमारे पास और उनके दरमियान में अगर वो दोनों सर्कल इक्वल भी हैं तो उनके दरमियान में अगर दो आर्क्स इक्वल हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। डायग्राम देखते हैं। ये देखें, एक जो सर्कल है उसका सेंटर है ओ, जो सेकंड सर्कल उसका सेंटर है ओ डैश, यहां पर एंगल है ए ओ सी
उधर एंगल है ए डैश ओ डैश सी डैश, इधर आर्क है ए डी सी, उधर आर्क है ए डैश डी डैश सी डैश आर्क। अब दोनों आर्क्स आपस में इक्वल हैं, तो कॉर्ड्स भी जो होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इनके जो सेंट्रल एंगल हैं, कारस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल, जो एंगल बन रहा है ओ पर आर्क के लिहाज से, और इधर जो एंगल बन रहा है ओ डैश पर आर्क के लिहाज से, सेंट्रल एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर दो सर्कल्स हैं, उनके अंदर उनके दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कारस्पॉन्डिंग दोनों आर्क्स भी इक्वल होंगे, और कारस्पॉन्डिंग दोनों जो सेंट्रल एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। कॉर्ड्स इक्वल हैं, आर्क्स भी इक्वल हैं, सेंट्रल एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये इस थ्योरम में बात जो है अंडरस्टैंड की। आखिरी थ्योरम है थ्योरम नंबर 4। अब ये उसका कन्वर्स है थ्योरम 3 का। इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स एट द सेंटर कॉरेस्पॉन्डिंग सेंटर्स आर इक्वल, द कॉर्ड्स आर इक्वल। पिछले थ्योरम में हमने ये सीखा था कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंट्रल एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहां इसको उल्टा दें, अगर सेंट्रल एंगल्स इक्वल हैं तो जो कॉर्ड्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये देखें डायग्राम को, एंगल जो है जो बन रहा है इस सर्कल में AOC या COA, और इधर बन रहा है A डैश O डैश C डैश या C डैश O डैश A डैश। अब दोनों जो एंगल्स हैं, सेंट्रल एंगल्स हैं, सेंटर पे बन रहे हैं, दोनों कॉर्ड्स के लिहाज से, दोनों आर्क्स के लिहाज से, वो दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, यहां से हम ये बात ड्राइव कर सकते हैं, इस बेस पर हम ये बात कह सकते हैं कि जो दोनों कॉर्ड्स होंगे उनकी लेंथ भी आपस में इक्वल होगी। अगर एक सर्कल वाला केस है, अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनके सेंट्रल एंगल्स भी इक्वल होंगे। यहां हमने दो सर्कल के लिहाज से डायग्राम को ड्रा किया है। आप एक सर्कल के लिहाज से भी डायग्राम को ड्रा कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इस चैप्टर का जो ओवरव्यू है, जो समरी है, इसके अंदर जो कोर चीजें हैं वो आपको अच्छे अंदाज में समझ आ गई हैं। tutoria.pk ने इनकी डिटेल्ड वीडियोस को तैयार किया है। आप वहां से इस पूरे चैप्टर की डीप अंडरस्टैंडिंग को हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम असद राजा है, मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर tutoria.pk। थैंक यू।